हेलो बच्चों। तो हम लोग आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा ये 5th नंबर का क्लास है, जिसमें हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस चैप्टर की, और इसको समझना आसान नहीं रहता। तो इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। तो हम लोग आज बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है सबसे पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, और दूसरा पढ़ने वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इसको समझना थोड़े से मुश्किल रहता है, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इसको जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कैसे क्रिमिनल्स वगैरह की पहचान की जाती है, कैसे मैटरनल फैटर्नल जो विवाद रहते हैं उन सबको सुलझाया जाता है। तो उन सब के बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब ये होती है मानव जीनोम परियोजना। इसका मीनिंग ये होता है, जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि मानव के अंदर में क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो मानव के अंदर में कितने क्रोमोसोम रहते हैं, तो इसके मानव के अंदर में रहती कितने 46 क्रोमोसोम रहते हैं 2n कंडीशन में। 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब ये क्रोमोसोम हाफ रहती है तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। जबकि इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ह्यूमन में वो ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है। इस हैप्लॉइड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अगुणित अवस्था, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। मतलब अब से कोई भी चीज को पूछा जाएगा, जीनोम को पूछा जाएगा क्या होती है जीनोम, तो जीनोम का मतलब यह होती है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब अगुणित अवस्था में गुणसूत्र की संख्या जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि मानव जीनोम परियोजना है, इसके जीनोम का मतलब ये होता है कि इसके बारे में हमें जानना है। इसको जानने के लिए जो योजना बनाई गई थी, है ना, जो प्रोजेक्ट बनाया गया था। देखो क्या होती है, जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में रहते हैं या कहीं पर, तो प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसर्च वगैरह करते हैं या कोई चीज़ों के बारे में हमें बताना होता है तो हम लोग प्रोजेक्ट के थ्रू प्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी मानव के जीनोम के बारे में जब रिसर्च हुआ तो उसको प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मानव जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसी परियोजना के अंतर्गत मानव जीनोम में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके डीएनए में कौन सा जीन क्या 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 चीज़ें करती है, उन सब के बारे में हम लोग जानने वाले। ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहला मानव जीनोम परियोजना में देखते हैं। यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ना है हमें, सभी लाइन को याद भी रखना है। किसी जीव के गुणसूत्रों के अगुणित सेट में मौजूद संपूर्ण डीएनए को जीनोम कहते हैं ना। वही बात बताया मैं क्या, कि अगुणित क्रोमोसोम जो रहती है, अगुणित गुणसूत्र, उसी में मौजूद जो डीएनए है, जितना भी डीएनए है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जीनोम समझ आया होगा। जीनोम के बाद में और आगे जानते हैं। मानव जीनोम में डीएनए 23 गुणसूत्रों में पैक होते हैं। सीधी सी बात है, जीनोम का मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 गुणसूत्रों में ही पैकिंग रहेगा। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर क्षार युग्म प्रेजेंट होते हैं। मतलब मानव जीनोम में कितने, इसको भी अंडरलाइन करके याद रखना है कि मानव जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड सेल में। ठीक है। और इसको हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जब शुरुआत पढ़ रहे थे तो वहां पर भी जाने थे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं करके। कब? जब अगुणित अवस्था में होती है तब, लेकिन जब वो द्विगुणित अवस्था में रहती है तब, तो उस टाइम में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखना है। इसके आगे और देखें, ह्यूमन जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब से कब तक, है ना, हुआ था। ये प्रोजेक्ट को कब से कब तक कितना टाइम लगा उसको जानना है हमें। तो 1990 से शुरू हुआ था और 2003 में जाके क्या हुआ? बंद। तो लगभग इसको कितने साल लगे? 13 साल लगे थे इस परियोजना को क्या होने में? कंप्लीट होने में। तो इसका सन का रेंज पूछ सकते हैं नीट में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो कार्यकाल था, मतलब कितने दिन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो 13 साल में। और सन का पूछ सकते हैं, रेंज पूछ सकते हैं, तो 1990 से लेकर कब तक? 2003 तक। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम सीक्वेंसिंग और मानव जीनोम में सभी जीनों के मानचित्रण मैपिंग के लिए पहली बड़ी परियोजना थी। इसको नाम मेगा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। तभी तो देखो इतने साल लगे 1990 से लेकर 2003 तक, और सभी जीनों को मानचित्रण देना, उसका मैपिंग करना, ये सब चीज में बहुत टाइम लगता है। इसलिए इस परियोजना को क्या बोले?
बड़ी परियोजना बोले, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का समन्वय अमेरिकी ऊर्जा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा किया गया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकलती है क्या, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किनके द्वारा किया गया है, कौन से ऐसे साइंटिस्ट लोग थे, कौन से डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, क्या क्या, अमेरिकी ऊर्जा विभाग जो यूएस के है ना, एनर्जी डिपार्टमेंट वाले जो साइंटिस्ट थे वो, और दूसरा क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो NIH मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनके द्वारा, मतलब यूएस के ही ना, ये भी यूएस के ऊर्जा विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों के द्वारा ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, ठीक है, इनके ही मदद से। अब देखते हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, अब तो हम जान गए कि यहाँ पर कौन सा देश शामिल था। यहाँ पर अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका के विभाग द्वारा की कर रहे हैं, तो अमेरिका ही शामिल होगा। लेकिन इसके अलावा 5 और देश थे, मतलब अमेरिका के साथ साथ, तो उन सब देशों का नाम भी याद रखना है हमें, कौन कौन से देश शामिल थे। यहाँ पर शामिल देशों के नाम जानते हैं हम लोग। सबसे पहला यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, दूसरा हम लोग याद रखेंगे यहाँ से चाइना, ठीक है, तीसरा याद रखेंगे हम लोग क्या, जर्मनी, चौथा याद रखेंगे हम लोग क्या, फ्रांस, और पांचवा हम लोग याद रखेंगे जर्मनी, फ्रांस, जापान, ठीक है। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूएस के अलावा मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के अलावा और भी देश जो शामिल थे वो कौन थे, तो चाइना था, जर्मनी था, फ्रांस था और जापान। तो अलग अलग और भी देश हैं जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके साइंटिस्ट का भी मदद लिया गया और उनके द्वारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है, ठीक है। इसके आगे और हम लोग देखते हैं। अब देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या था, कोई ना कोई, देखो कोई भी परियोजना होती है तो उसका लक्ष्य होता है। जैसे स्कूल लेवल में हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते थे, हमें क्या चाहिए रहता है, मार्क्स चाहिए, वहां से प्रोजेक्ट का मार्क्स मिलता है। सेम यहाँ पर भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होंगे, तो उस लक्ष्य को जानते हैं हम लोग कि ये है ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले टॉपिक में आ जाता है। क्यों, क्योंकि लक्ष्य जो होती है उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि क्या क्या लक्ष्य होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्षण में देखिए, या लक्ष्य में मानव डीएनए में सभी अनुमानित जीनों का पहचान करना पहला लक्ष्य था। मतलब जितने डीएनए में जो भी चीज जीन था, जितने भी जीन थे, उन सभी जीनों को पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना उन सभी जीन को। अब सभी जीन को रिकॉग्नाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो कुछ जीन जो होती है एक्सप्रेस होती, कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं होती। कैसे जानेंगे हम वहां पर जीन है कि नहीं है उसको। तो इसको क्या करना, सभी अनुमानित जीनों का पहचान करना पहला काम था, लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य क्या था, मानव डीएनए के 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों का अनुक्रम करना, मतलब कौन से सीक्वेंस में है। जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, GAATTCGAUACG, ऐसा करके हम पढ़े हैं डीएनए में सीक्वेंस वगैरह जो होती है। तो इसमें जो रासायनिक क्षार का मतलब ये जो केमिकल नाइट्रोजन बेस होती है उसका सीक्वेंस क्या होती है, उसको भी जानने के लक्ष्य से हम लोग किए थे। तो कितने, लगभग 3 बिलियन लगभग होती है, 3 × 10⁹ बेस पेयर जो होते हैं उसमें सभी के बारे में जानना है हमें। तो कैसे होती है उसके भी पता लगाना, इसका क्या था लक्ष्य। तीसरा इस जानकारी को डेटाबेस में संग्रहित करना। देखो अब हम लोग पढ़ लिए, सब चीज को जान गए, और उसके बाद में हम कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, तो कंप्यूटर में टाइप करेंगे। कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हर एक चीज़ को जमाना, सिक्वेंशनल रखना और उनको याद भी रखना। तो डेटाबेस में संग्रहित करना भी बहुत ज़्यादा है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य थे ये भी, ठीक है। इसके अलावा चौथा नंबर और देखते हैं, डेटा विश्लेषण के लिए उपकरणों में सुधार करना। मतलब ये है कि कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए वहाँ पर, जो भी डेटा हम टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं या बता रहे हैं रिसर्च करने के बाद में, वो सही भी होना चाहिए। तो उसमें सुधार करना भी, उन उपकरणों में सुधार करना भी मेन लक्ष्य था। पांचवा लक्ष्य ये है कि संबंधित तकनीकों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। मतलब ये है कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर उसको पूरा जब किए थे तो क्या उद्देश्य लेकर पूरा किए थे और कौन से क्षेत्र में उसका उपयोग हो सकते हैं, उस क्षेत्र तक भेजना भी इसका क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य था, ठीक है। उसके अलावा छठवां, नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों, एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, ELS को संबोधित करना जो परियोजना से उत्पन्न हो सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है,
अब देखो हम लोग प्रकृति ने जैसे हमें बनाया है, सबको यूनिक बनाया, सबका डीएनए का जो सीक्वेंस है अलग अलग है। अब हम किसी के बारे में स्टडी करेंगे और स्टडी करके जान जाएंगे कि आने वाला जनरेशन में ये जीन एक्सप्रेस होता है तो आने वाले जनरेशन का बच्चा ये हो जाएगा। तो एथिकल इशूज है, कानूनी रूप से उसको स्वीकृति भी मिलना चाहिए, समाज में उसको है ना स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सब मुद्दों को भी क्या करना, इस परियोजना का उद्देश्य है कि उनको भी एक समायोजन करना भी मेन उद्देश्य है इसका। ठीक है, इसका आगे और देखते हैं हम लोग। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली कैसे होती है, कैसे चलती ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दो मुख्य दृष्टिकोण शामिल है। तो सबसे पहला कौन सा, तो सबसे पहला है अभिव्यक्त अनुक्रम टैग, मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग होती है। इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स होती है पहला इसका दृष्टिकोण। दूसरा होता है सीक्वेंस ए नोटेशन, सीक्वेंस ए नोटेशन। ये दो मेन कार्य प्रणाली है जिस पर आधारित होती है कौन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहला कौन सा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, मतलब क्या है, उन सभी जीनों की पहचान पर केंद्रित है जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। सीधी सी बात मैं पहले ही बताया क्या, कि हर एक जीन जो होती है एक्सप्रेस नहीं होती, कुछ जीन जो एक्सप्रेस होती है वही जीन एमआरएनए बनाती है, उसको हम सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। वही जीन को पहचान करना जो जीन डीएनए से क्या बनाती है, आरएनए बनाती है, उन जीन का पहचान करना ही क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब एक्सप्रेस का मतलब एक्सप्रेशन हो रहा है उसका, उस डीएनए के पार्ट का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, दूसरा सभी कोडिंग और नॉन कोडिंग अनुक्रमों वाले पूरे जीनोम सेट का अनुक्रमण करना और बाद में अनुक्रम में विभिन्न क्षेत्रों को कार्यों के साथ में निर्देशित करना। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब ये है कि देखो इसमें जब भी जीनोमिक डीएनए से क्या बनती है, एमआरएनए बनती, तो एमआरएनए स्टार्टिंग में नहीं बनती, शुरुआत में एचएनआरएनए बनती है और एचएनआरएनए बनने के बाद में फिर एमआरएनए बनता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन पार्ट भी होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखे थे स्प्लाइसिंग प्रोसेस से अलग करते हैं। तो पूरे एक्सॉन वाला जब पार्ट आता है तो देखना जो पार्ट कोड हो सकता है कोडिंग पार्ट, जो नहीं हो सकता नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग का मतलब ये होता है उससे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, मतलब नॉन कोडिंग में स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, उनका एंटी कोडॉन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। अनुक्रमों वाले पूरे जीनोम सेट का अनुक्रमण करना, मतलब उसको देखते रहना कि कैसे वो जा रही है, कौन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी देखना। और बाद में अनुक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों को निर्देशित करना, मतलब कौन क्या कार्य करता है उन सबको भी जानना। तो सीक्वेंस ए नोटेशन का मतलब वही है कि जो जीन एक्सप्रेस होके डीएनए से एमआरएनए बनाती है, तो एमआरएनए में भी कुछ एमआरएनए ऐसे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करने नहीं जाते। क्यों, क्योंकि कोडॉन एंटी कोडॉन वाली बात है यहाँ पर। यदि कोडॉन रहेंगे, कोडित होंगे तो अमीनो एसिड बनाएगा, नहीं रहेंगे तो वो नहीं बनाएगा। तो नॉन कोडिंग गैर कोडिंग होते हैं, तो इसको भी देखना जरूरी, सीक्वेंस ए नोटेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायग्राम से देख भी सकते हैं, ये इंट्रॉन वाला पार्ट जो रहती है, एक्सॉन वाले पार्ट जो होती है इंट्रॉन से हट जाती है, और ये अलग अलग होती है। प्रमोटर सीक्वेंस है, यहाँ पर यूटीआर रीजन होता है, इसको प्रीवियस क्लास में जाने थे। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, और यहाँ पर भी यूटीआर होती है 5 डेज इंड और 3 डेज इंड के, 5 डेज इंड से पहले और 3 डेज इंड के बाद, ये दोनों जगह में क्या होती है, यूटीआर रीजन होती है, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन रहती है। ठीक है, तो इसको भी जानना है हमें, आगे देखते हैं। प्रक्रिया क्या होती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, है ना, तो कैसे पहचानते हैं हम लोग और कैसे हम लोग डाटाबेस में लेके आते हैं उसको हम लोग, तो यहाँ पर डायग्राम से भी देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम क्या करने वाले हैं, डीएनए से हम नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को जानने वाले हैं। तो डीएनए में देखो कैसे रहती है नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस, वो जानते हैं। एक कोशिका से डीएनए को अलग करना, क्यों, तो डीएनए के पास ही क्या है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस, तो उसको पहले अलग करेंगे हम डीएनए को। उसके बाद यादृच्छिक खंडों में परिवर्तन करने, यादृच्छिक खंडों मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे, टूटेगा ये, है ना, अलग अलग नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस में टूट जाएंगे, तो उसको टुकड़ों में खंडित करना। फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन करना के लिए वेक्टर जैसे BAC और YAC का उपयोग करके एक मेजबान बैक्टीरिया और यीस्ट में क्लोन करना। BAC मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोन, और YAC का मतलब होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्लोन होती है, मतलब उसको बनाना। तो देखो इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो बैक्टीरिया है तो यही बैक बनाती है, और ये क्या है, यक बनाती है, जो यीस्ट में क्लोन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं स्वचालित डीएनए अनुक्रमों, फ्रेडरिक सेंगर विधि का उपयोग करके खंडों का अनुक्रमण पता करना।
फ्रेडरिक सेंगर का उपयोग पीसीआर वगैरह का यूज करेंगे हम लोग, मतलब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग सेपरेट करेंगे डीएनए खंडों को, कौन सा डीएनए खंड छोटा वाला है, कौन सा बड़ा वाला है, तो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करेंगे। और वो फ्रेडरिक सेंगर की विधि पर ही काम करती है ये स्वचलित डीएनए अनुक्रम। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े से छोटे की उर्र में ऐसे अरेंज होते जाता है, कौन छोटा डीएनए हमें अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम ऐसे टेप लेके मेजर करते रहेंगे क्या डीएनए इतना बड़ा है या इतना बड़ा है डीएनए। तो हम क्या करेंगे, एक जगह डाल देंगे, छोटा वाला टुकड़ा जो रहेगा दूर चला जाएगा, बड़ा वाला टुकड़ा दूसरे जगह सेपरेट हो जाते हैं। मतलब फ्रेडरिक सेंगर के विधि पर काम करती है वो, ठीक है। अतिव्यापी क्षेत्रों ओवरलैपिंग रीजन्स के आधार पर अनुक्रमों को व्यवस्थित करना। कुछ रीजन ऐसे भी मिल सकते हैं जो ओवरलैप हो सकते हैं, मतलब एक डीएनए के ऊपर में दूसरा डीएनए आ सकती है, लेकिन जनरली ह्यूमन जीनोम में ऐसा नहीं देखा गया है। फिर भी ओवरलैपिंग रीजन्स के आधार पर अनुक्रमों को व्यवस्थित करना, मतलब जो सीक्वेंस में जो ये GAATT से जो लिखते हैं ना, उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। और जनरली हम लोग पढ़े भी हैं कि यह जेनेटिक कोड जो होती है नॉन ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैप नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे जीनोम भी देखे गए हैं जो ओवरलैपिंग जीन के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 5x174 बैक्टीरियोफेज में जो पाई जाने वाले नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो क्या दिखाता है, ओवरलैपिंग दिखाता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखना। अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके अनुक्रमों का संरेखण करना, अलाइनमेंट करना। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हम कंप्यूटरीकृत करने वाले हैं इस नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को, तो उसको भी मिलाना, उसको भी देखना। क्यों? क्योंकि टाइपिंग में यदि मिस्टेक हुआ तो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, और चेंज होने की वजह से पूरे अमीनो एसिड का क्रम पूरा बदल जाता है। इसको हम देख भी चुके हैं। देखो ये है BAC का बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जो बताया है ना, और क्रोमोसोम है क्लोन नहीं क्रोमोसोम। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होती है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके आगे और देखते हैं हम लोग प्रक्रिया में। यहाँ पर देखो जो भी हम एक्सट्रैक्शन अभी देखे थ्योरी में उसको ही बताया, जैसे लीवर सेल है ह्यूमंस के अंदर, लीवर से क्यों सेल निकाला जाता है, दूसरे ऑर्गन से क्यों नहीं निकाला जाता? क्योंकि लीवर के अंदर भी रीजनरेशन की पावर रहती है, रीजनरेट कर लेता है वो। एक्सट्रैक्ट किए यहाँ के एक सेल से डीएनए को निकाले, फिर डीएनए को निकालने के बाद में देखो हम लोग डीएनए को टुकड़े 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 में कर दिए, 100 ऑफ मिलियंस ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन अ सरफेस, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए, जूम करके दिखाए, मेक 1000 ऑफ कॉपीज जेनेटिक है ना जीनोमिक सैंपल इनटू द सीक्वेंसिंग मशीन में डाल दिए, है ना, और उसके बाद कंप्यूटेशन एनालिसिस ऑफ डाटा। हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 1990 से लेकर 2003 तक के डाटा हमारे पास में उपलब्ध है कि डीएनए का सीक्वेंस ऐसा रहता है ह्यूमन में, ऐसा जाने। अब उसके हिसाब से किसी का हमें डीएनए सीक्वेंस जानना है तो क्या करेंगे, हम उसके सेल को देखकर, क्रोमोसोम को देखकर ये सब चीज डाटा क्रिएट करेंगे, तो उसके साथ जो जिसका मैचिंग रहेगा वो इसी टाइप का वो एंजाइम बनाता रहेगा। मतलब ऐसा रहता है ना कि जैसे OMR चेकिंग होता है तो क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर में पहले से हम आंसर की को अपलोड कर दिए रहते हैं, और OMR को जैसे हम लोग OMR मशीन में डालते हैं तो इनके जैसा इसमें जो आंसर रहता है उनके जैसा इसके में आंसर है, तो उसको करेक्ट को सही वाले जगह में रख देगा, इनकरेक्ट को सही जगह में रख देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पूरे आंसर को अलग अलग रख देता है। वरना खुद ही सोचे नीट में इतने सारे बच्चे जो है 25 लाख बच्चे क्या देते हैं, पेपर देते हैं हर साल, एक एक को चेक करने बैठेंगे तो कितने दिन में चेक होगा, कई साल लग जाएंगे। और हमारा नीट का रिजल्ट होते ही है ना 1 महीने के अंदर में, 1 से 1.5 महीने में आ जाता है रिजल्ट। तो वो जो टेक्निक्स है वो सब टेक्निक का यूज यहाँ पर भी किया गया कि इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग ह्यूमन जीनोम परियोजना में फ्रेडरिक सेंगर नाम का एक साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, देखो फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम की विधि भी विकसित की है। मतलब ये है कि अमीनो एसिड के अनुक्रम की विधि, इसका मतलब क्या है भाई, देखो हम जानते हैं प्रोटीन जो रहती है उसमें अमीनो एसिड का ही सीक्वेंस रहता है, अमीनो एसिड मिलकर ही, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर ही क्या बनाए रहते हैं, प्रोटीन। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पर हम अमीनो एसिड तो बोलते हैं, अमीनो एसिड 1 2 3 ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पर ग्लूटेमिक एसिड है कि यहाँ पर वेलिन है कि लाइसिन है कि यहाँ पर लाइसिन है कि क्या है, हमें पता नहीं। तो यहाँ पर अमीनो एसिड के अनुक्रम की विधि भी विकसित किया था किसके द्वारा, फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा, कि मान लो इस टाइप का प्रोटीन होगा तो इस टाइप का अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, इस टाइप का प्रोटीन होगा तो इस टाइप का, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन होगा तो इस टाइप का अमीनो एसिड होगा। और भी कई प्रकार के प्रोटीन रहते हैं, ग्लोब्युलिन प्रोटीन है ना, ये सब फाइब्रस प्रोटीन, तो अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग टाइप के क्या होंगे, अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे। ये बात भी बताया किसने, फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है।
डीएनए के बहुत लंबे टुकड़ों के अनुक्रम में तकनीकी सीमाओं के कारण इसे यादृच्छिक खंडों में परिवर्तित किया जाता है। बृहद लंबे टुकड़ों में मतलब हम जानते हैं 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए होता है एक सेल के अंदर में। एक सेल में कितने मीटर लेंथ का? 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए, इतना बड़ा डीएनए। अब इस डीएनए को है ना टुकड़े टुकड़े में तोड़ेंगे, कई टुकड़ा छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो यादृच्छिक खंडों में परिवर्तन किया जा सकता है ना। अलग अलग टुकड़ों में परिवर्तन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर डालेंगे तो अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के हिसाब से अलग अलग जगह कट करता है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीट के पर्पज से बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब होता है जैव सूचना विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंध से जुड़े हुए हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये वर्ड याद रखना कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछते हैं तो किससे रिलेटेड होती है ये? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। देखो और देखते हैं, जैव सूचना विज्ञान जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग होता है। मतलब जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के फील्ड में भी इसका यूज होता है, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान को जोड़ता है, मतलब कोडिंग करने वाला पूरा कोड जैसे है, ये भी ह्यूमंस के अंदर में भी ये पूरे कोडान कोड के रूप में है। तो कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है ये। कौन? जैव सूचना विज्ञान। तो जैव सूचना विज्ञान किसका अनुप्रयोग है पूछेंगे तो जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती है ये, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये भी याद रखेंगे। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग और देखें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 24 गुणसूत्र 22 ऑटोसोम होते हैं और X और Y में से अंतिम अनुक्रमित गुणसूत्र पहला मई 2006 में पूरा हुआ। देखो क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब कर रहे थे 23 क्रोमोसोम था। अब 23 क्रोमोसोम में से जो पहले नंबर का क्रोमोसोम है गुणसूत्र 1, वो जो है अलग से हाईलाइटेड रखना है। क्यों? क्योंकि इसका जो सीक्वेंस का जो सीक्वेंस जो कंप्लीट हुआ था, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस, वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। किसका? गुणसूत्र नंबर 1 का। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन बेस उसी में पाई जाती है, और सबसे कम नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं ना तो वाई क्रोमोसोम में पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों बात भी याद रखना, वाई में सबसे ज्यादा कम नाइट्रोजन बेस है, जबकि गुणसूत्र नंबर 1 में सबसे ज्यादा गुणसूत्र होती है। देखो, ठीक है, तो उसको समझना है, और वो आया भी था नीट में तो उसको भी याद रखना। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज पहचान स्थलों और कुछ दोहराव वाले डीएनए अनुक्रमों माइक्रोसैटेलाइट की बहुरूपता की जानकारी का उपयोग करके जीनोम पर आनुवंशिक और भौतिक मानचित्र तैयार किए गए थे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वो क्या करता है? डीएनए को कटिंग करने का काम करेगा। और दूसरा यहाँ पर माइक्रोसैटेलाइट की बहुरूपता की जानकारी, पॉलीमॉर्फिज्म की जानकारी का उपयोग करके, देखो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होती है रेस्ट्रिक्शन साइट की पहचान स्थल को पहचानता है, और कुछ दोहराव वाले डीएनए अनुक्रमों का मतलब, इसका मतलब ये है कि डीएनए में जैसे मान लो कहीं पर GAATTC आया, सेम कहीं पर और GAATTC आया, और कहीं पर GAATTC आया, तो ये दोहराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस का जहां पर भी ऐसा दोहराव होता है ना, उसको पहचानना, इसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता, एक ही जैसे दिखेंगे लेकिन बहुत सारे रहेंगे, तो उसको ही बहुरूपता बोलते हैं। कि जानकारी का उपयोग करके जीनोम पर आनुवंशिक और भौतिक मानचित्र तैयार किए गए हैं, ऐसे ऐसे पहचान के कि कहीं कहीं पर पॉलीमॉर्फिज्म है। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म वाले को एक वर्ड दिया गया, माइक्रोसैटेलाइट्स होते हैं जो जहां पर ऐसे दिखाई देते हैं, जो बहुरूपता वाले। डीएनए अनुक्रमण बैक्टीरिया, यीस्ट, कैनेरो हेबिलिडीज एलिगेंस एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला गैर रोगजनक निमेटोड होता है। देखो इसका नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका नाम देंगे लिख के कि कैनेरो हेबिलिडीज एलिगेंस क्या होती है, पूछेंगे तो पूछेंगे वायरस होती है, प्रोटिस्टा होता है, कि निमेटोड होता है, कि क्या होता है। तो याद रखना भाई, इन लोग ये कृमि है, निमेटोड होती है, निमेटोड मतलब कृमि। तो बैक्टीरिया को तो सब जानते ही हैं, यीस्ट को भी जानते हैं, इसको नहीं जानते, इसका नाम देख पूछ सकते हैं ना, CA याद रखना, CAN को याद रखना, कैन को याद रखना, CAN, कैनेरो हेबिलिडीज
एलिगेंस क्या होती है, निमेटोड होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहां पर छुप के रहते हैं ना ऐसे सब वर्ड, वहीं से क्वेश्चन बनाने के चांस रहते हैं नीट में। तो कैनरोहेबिलिटीज एलिगेंस जो होती है निमेटोड होती है, एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला गैर रोगजनक निमेटोड है। मतलब ये है कि रोग वगैरह नहीं करती, ठीक है, याद रखना। और ड्रोसोफिला पौधों मतलब चावल और एरेबिडोप्सिस आदि में भी ये सब किया गया है। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ह्यूमंस के अलावा इन सब है ना जीवों में भी किया गया है। तो यहाँ से छटने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसमें किसमें अभी तक कर चुके हैं। तो ठीक है, तो किसमें किसमें कर चुके हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया में, ईस्ट में, और उसके अलावा नीमेटोड में, ड्रोसोफिला में, और प्लांट्स में बात करें तो किसमें, राइस में और एरेबिडोप्सिस में किया गया है। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। तो ठीक है, बाई एनडीपी आर ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग ट्रिक भी बना के याद कर सकते हैं। तो याद रखना है कि इन सब पौधों में या इन सब जीवों में भी किया गया है, ठीक है। इसके आगे और देखें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है उनको भी जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला देखो, मुख्य विशेषता में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। मानव जीनोम में कितनी, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। अब देखो क्या है, प्रीवियस ईयर में मतलब 2025 में थोड़ा पेपर को टफ दिया गया था, है ना। और पेपर टफ इसलिए लगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ना ऐसे पूछा गया था जो एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी है ऐसा टाइप का लग रहा था। लेकिन सब एनसीईआरटी से पूछते हैं, चाहे उसके कवर पेज तरफ से पूछिए कहीं से। अब देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे टॉपिक से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, नया भी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसीलिए सब डाटा को याद रखना है क्योंकि इसमें से पूछे जाने का चांस है। तो 3164 पॉइंट है ना 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। कुल जीनों की संख्या लगभग कितनी है, 30,000 जीन है। पूरे डीएनए को मिला देंगे, है ना। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का इतना मिलियन न्यूक्लियोटाइड की संख्या है बोल रहे न्यूक्लियोटाइड बेस की, जबकि जीनों की संख्या बोलेंगे तो कितनी है, 30,000 है। औसत जीन में लगभग 3,000 बेस होते हैं। 3,000 बेस मतलब इसको इससे इंटू कर देंगे तो इतना लगभग आएगा, ठीक है। तो औसत जीन में 3,000 बेस होते हैं, लेकिन इनका आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। सबसे बड़ा ज्ञात मानव जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित डिस्ट्रोपिन में होती है। 2.4 मिलियन बेस होते हैं। मतलब देखो, डिस्ट्रोपिन वाला जो जीन होती है, अब देखो जीन है 3,000 जीन होते हैं, 30,000 जीन है, 30,000 जीन में एक एक जीन में लगभग 3,000 नाइट्रोजन बेस है। लेकिन एक जीन ऐसा है जो एक्स क्रोमोसोम पर है डिस्ट्रोपिन प्रोटीन का, उसमें सबसे ज्यादा है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जो डिस्ट्रोपिन है उस पर कितने मिलियन बेस होते हैं करके क्वेश्चन पूछेंगे। एक जीन में ना, यहां पर एक एक्स जीन है, एक्स जीन एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, डिस्ट्रोपिन जीन, एक जीन है डिस्ट्रोपिन जीन। इस जीन पर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में रहती क्या है, डीएनए, डीएनए में है क्या, जीन। इसी जीन पर कितने मिलियन है, 2.4 मिलियन जीनो बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और देखें, सभी मनुष्य में 99.9% न्यूक्लियोटाइड आधार समान होते हैं, बेस समान होते हैं। केवल 0.1% भी बहुत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 0.1% बोल दिए तो बहुत कम ही है। 0.1 का मतलब होगा देखो लगभग 30 लाख, ठीक है। 30 लाख नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 30 लाख है। मतलब मानव जो जीनोम है उसमें 3 × 10⁻⁹ है। इसका 0.1% करते हैं ना, 0.1% मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो इसमें से 3 जीरो गायब हो जाती है। तो 3 × 10⁻⁶ बचती है, वही कैलकुलेशन है। समझ आया कि नहीं आया? तो 0.1% जो रहती है वही अंतर होता है प्रत्येक व्यक्ति में, बाकी सब में प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है, 30 लाख डिफरेंस है, ठीक है। खोजे गए 50% से अधिक जीनों के कार्य अज्ञात है। अभी तक पता ही नहीं चला कि उन लोग क्या करेंगे। तो उन लोग भविष्य के लिए भाई ऐसे सबको खोजो मत, इवोल्यूशन भी होने दो, ठीक है। इवोल्यूशन होगा तो पता चल जाएगा इनके कार्य क्या है। तो खोजे गए जीनों से 50% से अधिक जीनों के कार्य अभी तक अज्ञात है। और इसको कोई ज्ञात कर लेगा तो उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो अच्छा मौका है तो इसको ज्ञात करके नोबेल प्राइज लेने का, ठीक है।
और देखें गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन है, क्रोमोसोम नंबर 1 में क्या है सबसे अधिक जीन, और क्रोमोसोम नंबर वाई में क्या है सबसे कम जीन। मतलब जीन होती है हमारे पास में 30,000, 30,000 में से 2968 मतलब लगभग 3,000 जीन किसमें है, क्रोमोसोम नंबर 1 में। एक गुणसूत्र नंबर 1 में होती है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 24 से 25 में पूछा था, है ना, तो इसको देखना 24 में पूछा था इसको। तो इस बार वाई क्रोमोसोम का पूछेंगे, तो वाई क्रोमोसोम में 231 जीन है। टोटल जीन है कितना 30,000, 30,000 में से 2968 पहले नंबर में है, और वाई में कितने हैं 231 है जीन है, बाकी में और भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं जो और भी क्रोमोसोम है उसमें। जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीनों के लिए कोड करता है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, तो बाकी लोग अभी सोए हुए हैं, जब विकास होता जाएगा धीरे धीरे इवोल्यूशन होते जाएंगे तो जगेंगे। तो जीनोम का 2% से भी कम भाग किसको कोड करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। तो देखो चैप्टर में जब सीरीज चलता है तो आने वाले चैप्टर को भी इंडिकेट करता है। तो इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इवोल्यूशन ही है ना, इसके बाद विकास वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो याद रखना क्रोमोसोम नंबर 1 में अधिक जीन होती है, सबसे अधिक जीन कितने 2968, जबकि वाई में होती है सबसे कम जीन 231 जीन। इन दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं हम लोग मानव जीनोम परियोजना की खास बात और क्या क्या है। तो देखो मानव जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोहराए गए रिपीटेटिव अनुक्रमों से बना है, से डीएनए अनुक्रमों के वे खंड है जो कई बार दोहराए जाते हैं, इनका कोई प्रत्यक्ष कोडिंग कार्य नहीं होता है। ये गुणसूत्र संरचना, गतिशीलता और विकास पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। ये है अभी जस्ट बताया मैं कि क्या, जैसे GAATTC है, ऐसे ऐसे कई मिलेंगे हमें, GAATTC का सीक्वेंस कई जगह में मिलेगा हमें। तो वही बात बताया, इसको रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। और देखें लगभग 14 लाख स्थानों पर एकल क्षार डीएनए अंतर पाए जाते हैं। इन्हें SNAP स्नैपचैट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्निप्स कहते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखना, SN है ना, ये P सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्निप्स कहते हैं। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होती है, तो देखो GAATTC, GAATTG, GAATTA, GAATTT। मतलब बताओ यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये है कि एक ही बस चेंज है, देखो 1111, ये सभी जगह में एक ही बस क्या है चेंज है, एक ही बस चेंज रहती है, ठीक है। और एक ही चेंज होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड, एक ही नाइट्रोजन बेस के अंतर होने से ये पूरा बदल जाता है, सिंगल है ना, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्नेप्स कहते हैं। तो कई बार इसको इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और फुल फॉर्म वाला अलग से हमारा सीरीज चलेगा, उसमें देखेंगे फुल फॉर्म को, सबका फुल फॉर्म देखेंगे। एक बार डायग्राम वाला सीरीज चलेगा तो डायग्राम देखेंगे, पूरा सब चलते जाएगा है ना धीरे धीरे। तो कहा जाता है कि इससे रोग संबंधी अनुक्रमों के गुणसूत्रीय स्थानों का पता लगाने और मानव इतिहास का पता लगाने में मदद मिलती है। सीधी सी बात है, ह्यूमन इवोल्यूशन पता चलेगा यहाँ से, ठीक है, कि सिंगल सिंगल चेंजेस क्यों रहते हैं। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है स्नैप्स का, तो क्या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्निप्स बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होती है ना, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम को दिखाया गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी इतना अंतर रहता है कि देखो होमोलोगस क्रोमोसोम में ये देखो पर्सन, अलग अलग पर्सन का बताया यहाँ पर, पर्सन नंबर 1, पर्सन 2, पर्सन 3। तो देखो इसमें 8 रिपीटेशन है, इसके में 9 है, इसके में 10 है। तो अलग अलग मनुष्य में अलग अलग रिपीटेशन हो सकती है, मतलब इसका ही GAATT ये सब का जो रिपीटेशन है इसमें 8 ही है, GATA इसका रिपीटेशन 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, यही सब चीजें है ना। इसके आगे और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इतना है, हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इसमें जो भी विशेषताएं होती हैं उनको याद रखें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली को याद रखें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने देश शामिल थे उसको याद रखें, कौन से जीन मतलब कितने जीन होते हैं कौन से क्रोमोसोम में, वो सब भी याद रखना है हमें। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, एक जगह एक लाइन है,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान। तो जैव सूचना विज्ञान जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक बढ़ती हुई क्षेत्र है और इसमें हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, इसमें और भी जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग और देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है कौन सा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानते हैं हम लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो यहाँ पर है ना एक साइंटिस्ट का नाम दिखाई दे रहा होगा, सर एलेक्स जेफरी। सर एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या किया था, विकसित किया था। तो यह दो व्यक्तियों के डीएनए खंडों की समानता और अंतर को पहचानने की तकनीक होती है। दो व्यक्तियों के डीएनए में समानता है कि है ना अंतर है, उसको पहचानने की एक टेक्निक है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर ऐसे प्रेस करूंगा मैं, तो यहाँ पर मेरा अलग रहेगा और कोई दूसरे व्यक्ति का अलग रहता है। तो सबका अलग यूनिक यूनिक फिंगरप्रिंटिंग रहती है, तो उनको पहचानने की एक टेक्निक था जिनको विकसित किया गया था किसके द्वारा, सर एलेक्स जेफरी के द्वारा। इसे एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने 1985 में क्या किया था, विकसित किया था। लेकिन हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित करने का श्रेय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना यहाँ पर डॉक्टर वी के कश्यप एंड सेकंड डॉक्टर लालजी सिंह। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे है ना, दोनों प्रोफेसर थे बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ना बनारस में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के प्रोफेसर थे। उन्होंने ही क्या किया, यहाँ पर विकसित किया। ठीक है, एक लाइन और भी जानते हैं हम लोग CDRI के बारे में। यहाँ पर जानेंगे सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस ये है कहाँ पर, तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद। तो हैदराबाद को याद रखना है कि जो भी चीज़ें जो क्रिमिनल वगैरह केस होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह कराना है, कहाँ पर जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा। इन सब टेक्निक को यूज किया गया था इंडिया में साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर वी के कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह के द्वारा। लेकिन सबसे पहला विकसित करने की बात करते हैं सर एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने 1985 में विकसित किया था। इन्होंने बताया कि सब अलग अलग मनुष्य के डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग जो रहती है क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है, उनको है ना जानना है करके ही वही जो प्रोसेस था उसको बताया किसके द्वारा, एलेक्स जेफरी के द्वारा। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग कि क्या होते हैं इसमें। तो डीएनए में कुछ गैर कोडिंग दोहराव अनुक्रम होते हैं। गैर कोडिंग दोहराव अनुक्रम का मतलब जो कोडिंग नहीं करते और बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं उनका मतलब, ये देखो ये सब बार बार रिपीटेशन हो रहा है, कोडिंग नहीं कर रहा है। कोडिंग का मतलब तीन तीन लोग मिलकर कोडान बनाते हैं, एक कोडान बनाती है 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर, लेकिन यहाँ पर 4 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है और इन लोग कोडित नहीं हो रहे हैं, तो इनका ही रिपीटेशन होती है। इन दोहरावों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए ऐसा देख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक कि होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंट होती है। एक ह्यूमन के दोनों क्रोमोसोम में जो पाए जाने वाले जो अनुक्रम होते हैं ना, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसमें जो पाए जाने वाले जो सीक्वेंस रहेंगे ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, बेस क्या है इसका, तो देखो घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण के दौरान पुनरावृत्ति डीएनए को थोक जीनोमिक डीएनए से अलग अलग शिखरों के रूप में पृथक किया जा सकता है। थोक डीएनए एक प्रमुख शिखर बनाता है और छोटे शिखरों को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। देखो क्या होता है, यूनिफॉर्म सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट्स में डाले सैटेलाइट बैंड्स वगैरह दिखाई दे रहा है, मेजर पिक दिखाई दे रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से किए। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण में ये होता है कि जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा रहती है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह जब ज्यादा रहते हैं तो वो नीचे की ओर में बैठने, तली की ओर में बैठते रहता है। ऊपर की ओर जो बैठते हैं छोटे शिखरों को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। मतलब जो ऊपर की ओर रहते हैं छोटे छोटे जो बनते हैं डीएनए का सीक्वेंस, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसको माइक्रो सैटेलाइट्स बोलते हैं इसको, मतलब छोटे हैं तो छोटे का मतलब इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये मेजर पीक और माइनर पीक बनाते हैं, ऐसे टाइप के ये सीक्वेंस बनाते हैं। नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव वाले लोग अलग अलग सीक्वेंस बनाते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव वाले लोग जो रहते हैं यहाँ पर,
उन लोग माइनर पीक बनाते हैं, माइनर पीक। माइनर पीक कौन? रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। और यहाँ पर बनाते हैं मेजर पीक, बनाते हैं जो मेजर पीक वो बनाते हैं नॉन रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव डीएनए। तो अलग अलग बनती है। तो मेजर माइनर पीक जो बनती है इसी को हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं किसको? जो माइनर पीक बनाती है उसको। ठीक है, तो ये घनत्व प्रवणता केंद्रण के आधार पर पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेटिव डीएनए को थोक जीनोमिक डीएनए मतलब नॉन रिपीटेटिव डीएनए से अलग अलग शिखरों में पृथक पृथक किया जा सकता है। मतलब हम जब ऐसे बनाएंगे तो माइनर पीक मेजर पीक बनते हैं। तो इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। और इसमें और क्या होती है देखो, आई बेस संरचना A अनुपात T समृद्ध या G अनुपात C समृद्ध खंड की लंबाई और दोहराव वाली इकाइयों की संख्या के आधार पर सैटेलाइट डीएनए को माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट आदि में वर्गीकृत किया गया है। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, माइक्रो का मतलब होता है मिनी से थोड़ा से बड़ा ही रहता है। मिनी में 4 टाइम रिपीटेशन है इसमें। जैसे मान लो GAAT है, इधर भी GAAT है, इधर भी क्या है GAAT है, इधर भी क्या है GAAT है। तो 4 नाइट्रोजन बेस का रिपीटेशन, 4 GAATT मिला। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है ना 8 टाइम रिपीटेशन मिलेगा। कैसे? मतलब यहाँ पर GAATTC है मान लो, तो इसका 8 टाइम रिपीटेशन, यहाँ पर 20 टाइम रिपीटेशन। तो अलग अलग क्या होते हैं देखो साइज, आप ईच रिपीट 2 से 6 बेस पेयर हो सकते हैं। मतलब इसमें देखो 3 3 6 है, इसमें क्या है साइज ऑफ ईच रिपीटेशन 100 ऑफ बेस पेयर। हंड्रेड्स का मतलब ऐसे बहुत सारे यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं। यहाँ पर GATT बस नहीं, यहाँ पर 100 का कितना बार रिपीटेशन है? 4 बार। तो 100 का 4 बार रिपीटेशन है। तो ये मिनी सैटेलाइट बनाती है। और ये वाला क्या बनाते हैं? 2 से 6 नाइट्रोजन बेस वाले लोग स्मॉल मिनी माइक्रो सैटेलाइट बनाते हैं, है ना। तो इसको भी याद रखना। तो इसको शॉर्ट टेंडन रिपीट्स भी बोलते हैं। तो इसको VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। वेरिएबल नंबर, अलग अलग नंबर होते हैं। VNTR का फुल फॉर्म याद रखना। यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए अनुक्रम में जो कई प्रतियों में क्रमिक रूप से दोहराया जाता है उसे परिवर्तनशील संख्या क्रमिक दोहराव या VNTR कहा जाता है। VNTR मिनी सैटेलाइट डीएनए से संबंधित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि VNTR मिनी सैटेलाइट से संबंधित होते कि माइक्रो सैटेलाइट से? तो याद रखना मिनी सैटेलाइट से संबंधित होती। कौन? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे और देखें, किसी व्यक्ति में प्रत्येक गुणसूत्र में प्रतियों की संख्या भिन्न होती है। एक गुणसूत्र के 2 एलील्स पैतृक और मातृ में भी VNTR की प्रतियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। वही बात बताया कि एक एलील में भी, मतलब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें एक ही एलील है। जैसे यहाँ पर कैपिटल A है, इधर स्मॉल a है। तो यहाँ पर भी एक गुणसूत्र के 2 एलील पैतृक और मात्र, मतलब पैतृक के मात्र है में भी VNTR की प्रतियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पेरेंटल है, मैटरनल है, 2 एलील ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है। तो देखो यहाँ पर भी वेरिएशन होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। मिनी सैटेलाइट से संबंधित है, याद रखना। इसके आगे और देखें, VNTR फाइल हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। VNTR का आकार 0.1 किलो बेस से 20 किलो बेस पेयर तक भिन्न हो सकता है। याद रखना वह 0.1 kbp से लेकर 20 kbp। तो इसका है ना ये डाटा आ सकता है कि VNTR का साइज क्या होता है, करेक्ट साइज ऑफ VNTR। तो 0.1 से लेकर 20 है ना kbp। तो 0.1 से लेकर 20 kbp होती है, मतलब किलो बेस पेयर के बीच में हो सकते हैं VNTR का साइज याद रखना है ना VNTR का। किसी भी जनसंख्या में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में अंतर वंशानुगत उत्परिवर्तन को डीएनए बहुरूपता या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आनुवंशिक स्तर पर भिन्नता कहा जा सकता है। सही सी बात है ना। देखो अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग टाइप के वेरिएशन दिखाई देते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड SNPS भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हैव ग्रेट रोल इन द इवोल्यूशन एंड द स्पेसिएशन। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इवोल्यूशन में। और दूसरा क्या? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है जातिकरण, जाति बनाने में। अलग अलग जातियां जो बनती है, जैसे हम लोग ह्यूमन जाति हैं, उसके अलावा और कई भी जाति है। मनुष्य के अलावा शेर की प्रजाति होती है ना, बिल्ली की प्रजाति, अलग अलग प्रजाति है। तो इन दोनों के लिए पॉलीमॉर्फिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलीमॉर्फिज्म हैव ग्रेट रोल इन द इवोल्यूशन एंड द स्पेसिएशन। विकास में और जातिकरण में, दोनों में ये जो डीएनए बहुरूपता बहुत काम आती है, याद रखना है।
ठीक है, इसके अलावा और देखें, गैर कोडित डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपता अधिक होती है। मतलब देखो, कोडिंग वाले में तो डीएनए अनुक्रम कम रहेगी, लेकिन नॉन कोडिंग वाले में डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता अधिक होती है, पॉलीमॉर्फिज्म अधिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन अनुक्रमों में उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो रहते हैं, जिससे बहुरूपता उत्पन्न होती है। मतलब ये है कि कायिक अंगों में या कायिक गुणसूत्रों में होती है ये बहुरूपता, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी संचित रहते हैं, एक ही में संचित रहता है, वो प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है ना, क्योंकि जनरेटिव सेल में नहीं रहते ये मॉर्फिज्म। ठीक है, इसके आगे और देखें, तो अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चरण वगैरह देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण क्या है, कैसे किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको भी जानते हैं हम लोग थोड़ा से। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज ले रहे हैं, यहाँ पर ब्लड स्ट्रेन ले रहे हैं, ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, हेयर, सीमन स्ट्रेन, सलाइवा, बोन, ये सब चीज को हम लोग ले रहे हैं डीएनए सैंपल के रूप में, इन सबको लेते हैं। डीएनए सैंपल लिए इनसे, फिर उसके बाद आइसोलेशन किए, क्यों, क्योंकि ये सब सेल है। अब देखो क्या होता है, कहीं पर क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक करना होता है तो कहीं पर ब्लड लगा हुआ रहता है तो उसको चेक करते हैं, हेयर को, ये सब चीज से चेक किया जा सकता है तो उसका डीएनए सैंपल कैसा है। ठीक है, तो देखो, डीएनए का अलगाव किसी भी कोशिका या रक्त के धब्बे, वीर्य के धब्बे या लार, बालों की जड़ों, हड्डी, त्वचा आदि से डीएनए का अलगाव किया जाता है ना। अलगाव वगैरह मतलब निकालना, डीएनए को निकालना, पहला चरण वही है। दूसरा, डीएनए को डाइजेस्ट करना, तो डीएनए को डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए, क्योंकि अलग अलग रिपीटेशन से डाइजेस्ट करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में डालेंगे, छोटे टुकड़े करेगा, फिर छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव डीएनए इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ द वेरियस साइज, अलग अलग साइज में, है ना। यहाँ पर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग अलग साइज में डाल देते हैं, तो अलग अलग जगह देखो यहाँ पर रिपीटेशन देखने को मिल जाता है। तो डीएनए फ्रेगमेंट विद द स्टिकी एंड्स, हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काटता है तो ऑब्लिक कटिंग होती है। ऑब्लिक देखो क्या होता है, जैसे पेन है, सीधा सीधा काट दिए, एक में होता है ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक का मतलब होता है ऐसे तिरछा, ताकि जब हम लोग उसको बांधेंगे तो फिर सेम उसी साइज में बंध जाए, तो इसको ऑब्लिक कटिंग बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के वही खास बात है, ऑब्लिक कटिंग काटते हैं, और जिसमें ऑब्लिक कटिंग होता है वहां पर स्टिकी एंड होता है, तभी तो वापस जुड़ सकता है वो। ठीक है, इसके आगे और देखें, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स, है ना, इसी में देख रहे हैं हम लोग डीएनए खंडों का पृथक्करण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, फिर जेल में डीएनए बंधों को एकल स्ट्रैंड में बदलने के लिए डीएनए खंडों को क्षार विलयन NaOH से उपचारित करते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए खंडों को क्षार विलयन से उपचारित कर रहे हैं, क्यों, फिर डीएनए बंधों को एकल स्ट्रैंड में बदलने के लिए। मतलब जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहती है, ऐसा है ना, ये डीएनए है, उसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड में करना है तो किससे उपचारित करते हैं, याद रखना, इसको पूछ सकते हैं, तो क्षार विलयन से उपचारित करते हैं। क्षार विलयन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्षार है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के कैथोड एनोड से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए, लॉन्गर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाती है, शॉर्टर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाती है, हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ लिए रहते हैं इसके बारे में। ठीक है, आवेश और आकार दोनों के आधार पर सेपरेशन होता है वहां पर, है ना, वो जानते हैं। डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन जैसे कृत्रिम झिल्लियों पर स्थानांतरित करना, ब्लॉटिंग करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डीएनए को मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करना है। अभी सब डीएनए को हम लोग टुकड़े में किए, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज का जो मेम्ब्रेन है, इसमें डीएनए को जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो डीएनए को जब ट्रांसफर करते हैं उसको एक टेक्निक्स बोलते हैं, उसको साउदर्न टेक्निक्स बोलते हैं। किसको, ये डीएनए को जब नाइट्रोसेलुलोज, है ना, इसमें डालते हैं तो नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन में, तो इसको साउदर्न क्या बोलते हैं, साउदर्न ट्रांसफर बोलते हैं। पेपर टॉवेल नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लिया गया है, जेल है, स्पॉन्ज वगैरह, ट्रे विद द बफर सोल्यूशन, ये सब चीज इसमें मतलब यूज होती है इस टेक्निक्स में। तो याद रखना, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में किसको ट्रांसफर करते हैं, डीएनए को। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो क्वेश्चन पूछते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किसके लिए किया जाता है, तो डीएनए का नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करना, है ना, कृत्रिम बनाई हुई झिल्ली रहती है नायलॉन की बनी हुई, उस पर ट्रांसफर करना ब्लॉटिंग करना कहलाता है। ब्लॉटिंग का मतलब वही है, तो डीएनए को करते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है, और आरएनए और प्रोटीन को करेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग आएगा। साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, अलग अलग ब्लॉटिंग है, तो डीएनए को करते हैं तो साउदर्न ब्लॉटिंग है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके आगे और देखें, रेडियोधर्मी लेबल वाले वीएनटीआर प्रोब का उपयोग करके संकरण करते हैं। देखो, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को रेडियोधर्मी रूप से लेबल किए गए एकल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब के घोल में रखें,
डीएनए प्रोब झिल्ली पर डीएनए खंड के पूरक अनुक्रमों के साथ जुड़कर एक संकरित डीएनए बनाता है। रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब का मतलब ये होता है कि डीएनए में हम लोग रेडियो एक्टिव वाला मॉलिक्यूल्स लेते हैं फास्फोरस को, तो वो क्या होते हैं नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर जब देखते हैं तो वीएनटीआर प्रोब जो दिखाई देगा वाश करने के बाद में डीएनए फ्रेगमेंट्स के रूप में वो ऐसे दिखाई देंगे। 3 सैंपल लिए थे 3 अलग अलग जगह में, देखो डीएनए का सैंपल। अब चूंकि डीएनए दिखता नहीं है तो क्या किए, इसको रेडियो एक्टिविटी वाला कर दिए, तो वीएनटीआर रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब लिए हैं डीएनए को ताकि वो डीएनए दिखे, ठीक है। और वो हमें डीएनए ऐसे आसानी से दिखाई नहीं देते, तो उसको देखने के लिए हमें रेडियो एक्टिव का यूज करना पड़ता है। वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट है, प्रोब क्यों बोल रहे हैं, टुकड़ा है वो, ठीक है, इसीलिए। इसके आगे और देखें, छठवां काम क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का पता लगाना। हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को एक्सरे फिल्म पर फोटो खींचा जा सकता है। मतलब देखो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है, एक्सरे फिल्म में इसको रखे तो पता चल गया एक्सरे फिल्म में, एक्सरे फिल्म में क्या होगा, इससे पास आउट नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिखेगा। तो एक्सरे फिल्म पर यहाँ पर ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, तो ऑटो रेडियोग्राफ से प्राप्त छवि में गहरे और हल्के रंग की पट्टियां दिखाई देती है, इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। गहरे और, है ना, देखो ये गहरे रंग की पट्टी है यहाँ पर, और इसका क्या है दूसरे जगह में लाइट पट्टियां हैं, तो इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे और देखें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर, एक रूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर हर किसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसका मतलब क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब जो एक ही स्पर्म और एक ही ओवम के फर्टिलाइजेशन से जो बनी रहती है, लेकिन एम्ब्रियो 2 हो जाती है उसमें, मतलब एम्ब्रियो जो रहती है मोनोजाइगोटिक होती है, एक ही जाइगोट बनते हैं लेकिन एम्ब्रियो सेपरेशन अलग अलग हो जाती है, उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। और उसी बस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम रहता है, बाकी सब में अलग अलग रहती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के उपयोग से इस तकनीक की संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक कोशिका से प्राप्त डीएनए ही पर्याप्त होता है। मतलब ये है कि हम सभी कोशिका को नहीं देखेंगे, एक ही कोशिका से जो मिल जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसे 1 बिलियन टाइम से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं उसके रिपीटेशन को, किसके, डीएनए के, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं डीएनए सैंपल लिए, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह लिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज डाले, पीसीआर कर रहे हैं, पीसीआर ट्यूब में यहाँ पर डाले, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए के, है ना, उसको बढ़ाता है, जितना डीएनए उतना बना सकते हैं हम लोग। टैग डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर में भी सक्रिय रहता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, है ना, हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े भी रहते हैं। फिर पीसीआर करके देखो, अलग अलग पीसीआर के स्टेप जानते हैं, डीएई से याद करवाया था मैं, है ना, क्या, डीनेचुरेशन, एनिलीन एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस में दोनों डीएनए का जो स्टैंड रहता है वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो गया, अलग अलग, और उसकी वजह से प्राइमर बाइंड हो जाते हैं। तो प्राइमर का बाइंड होना क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एनिलीन में क्या होता है, तो प्राइमर बाइंड होती है ना, और कितने डिग्री सेल्सियस में, 55 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद देखो प्राइमर बाइंड हो गए, दोनों तरफ प्राइमर बाइंड हो गए, यहाँ भी इधर भी, और उसके बाद दोनों तरफ से नए डीएनए का वो बनाने लग गया है। तो 72 डिग्री सेल्सियस में एक्सटेंशन हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन। तो एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे, जब नया स्ट्रेन बनता रहेगा उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। एनिलीन किसको बोलेंगे, जब प्राइमर बाइंड हो जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्राइमर बाइंड होती है उस स्टेप को क्या बोलते हैं करके क्वेश्चन पूछता है। पीसीआर के करेक्ट स्टेप को भी पूछता है, बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि क्या यहाँ पर डीएई जो है, डीनेचुरेशन एनिलीन एक्सटेंशन, पीआर के करेक्ट स्टेप होते हैं, कई बार पूछा गया है इसको नीट में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा और थोड़ी सी बात जानते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नजर में देखते हैं, देखें तो क्या होगा। तो डीएनए को हम लोग अलग किए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को पहचान किए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडे को अलग किए, डीएनए खंडों को कृत्रिम झिल्लियों में स्थानांतरित किए। उसके बाद में रेडियोधर्मी लेबल वाले वीएनटीआर प्रोब का उपयोग करके संकरण करवाए डीएनए के साथ में। ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का पता लगाना, मतलब एक्सरे फिल्म वगैरह का यूज किए थे। तो मतलब देखो क्या है, यहाँ पर डीएनए सैंपल लिया गया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए निकाले, डीएनए को डाइजेस्ट किए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा तोड़े, तोड़ने के बाद में पीसीआर करके उसके नंबर को बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएगा, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएगा, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, आकार एवं आवाज के आधार पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करती है। फिर इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पर ट्रांसफर इन द मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर किए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड विद लेबल्ड प्रोब, मतलब हम लोग डीएनए प्रोब वीएनटीआर का यूज किया, जिसपे पहले से रेडियोधर्मिता थी, तो उसके साथ में मिलाएंगे तो डीएनए उसके साथ में मिलेगा, तो कलर अलग से दिखाई देंगे, लेकिन वो कलर दिखाई तब देंगे जब उसको एक्सरे
में लेके जाएंगे तो डिटेक्शन यूजिंग द एक्सरे। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो बोले हैं हम लोग, ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, एक शॉर्ट में देख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसके आगे और देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग भी जानते हैं हम लोग क्या होता है ना, ये साइंटिस्ट के द्वारा ऐसे रिसर्च किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है डीएनए को कि क्या क्या चीजों के लिए इसका उपयोग करते हैं, देखते हैं। तो पितृत्व, पितृत्व का मतलब ये होता है कि मान लो एक कोई मदर है, उसके मान लो है ना, इसके हस्बैंड थे है ना, और ये क्या है, और इसके कोई हस्बैंड था और ये कोई चाइल्ड है ना, बच्चा है ये, इस बच्चे का देखो ये माता है। अब ये इस यहाँ पर दोनों में विवाद है कि इसके पिता कौन है। देखो माता जो जन्म दे रही है उसको तो पता ही रहेगा कि है ना कौन उसका उसका बच्चा, लेकिन वो पिता पता नहीं, क्यों? क्योंकि सीमन मतलब जो स्पर्म रहते हैं वही डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड क्या है कैसा। तो अब यहाँ पर दिक्कत है कि ये फादर है कि ये, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। रेप केस के केस में किया जाता है, जो मर्डर वगैरह होते हैं उस केस के मामले को सुलझाने के लिए फोरेंसिक उपकरण वगैरह का यूज करते हैं, तो इन सब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। आनुवांशिक रोगों के निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर वगैरह जो रहती है उसको ठीक करने में। जानवरों की वंशानुगत स्थिति का निर्धारण करने के लिए, मतलब कौन से जानवर में क्या क्या चीजें होती है, कैसे वंशानुगत हुई है वो, है ना, किससे क्या बने हैं, उन सबको डिसाइड करने में भी। जनसंख्या और आनुवंशिक विविधताओं का निर्धारण करने के लिए भी, मतलब ये है कि पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के लोग कैसे हैं, उन सबको जानने के लिए सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। सॉल्विंग है ना, यहाँ पर उसी को बताए हैं एक को करके, यहाँ पर मदर एम है, चाइल्ड ये है, और फादर AB3 है, 3 पिता है इसके, ठीक है। मतलब पिता तो एक ही है, लेकिन ये तीनों लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, बोल रहा है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, मदर का हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सरे में लिए, चाइल्ड का भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग एक्सरे में लिए। अब इन तीनों को भी बुलाए हैं यहाँ पर, और तीनों को बुलाकर हम लोग इसका भी क्या किए, इसका हम लोग एक्सरे फिल्म में एक है ना लाइन लिए। तो क्या हुआ, ये फादर 1 2 3 में से फादर 1 का जो फिंगरप्रिंटिंग था वो मैचिंग हो रहा था इस बच्चे के साथ में, क्यों? क्योंकि माता का तो मैचिंग होगा ही, है ना। इस पिता में दिक्कत था, तो इस पिता में से पहले नंबर का जो पिता था वही इस है ना इस चाइल्ड का पिता था, तो उसका ही मैचिंग होता है बच्चे के साथ में। तो सॉल्विंग द पैटर्निटी यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हियर पर्सन 1 इज लाइकली टू बी द फादर ऑफ चाइल्ड। तो इस बच्चे का पिता कौन होगा, फादर नंबर 1 होगा। तो इसको है ना एक बना के दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम भी बना के दिया है, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 16 में डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल 2, ये पेरेंटल और ये मतलब ये डीएनए पेरेंटल और मैटरनल है, तो अलग अलग का लिए हैं यहाँ पर। तो एम्प्लीफिकेशन रिपीटेड सीक्वेंस बाय द साइज ऑन द जेल गिव अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सॉल्विंग अ क्राइम विद द हेल्प ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखो क्या जो पहले से जो क्रिमिनल वगैरह का रिकॉर्ड रहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उस क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच कराते हैं कि वो क्रिमिनल थोड़ी है। तो डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल सेकेंड से मैच कराएंगे, तो जिसके साथ वो मैच खाएगा वही वो क्रिमिनल रहता है। तो क्रिमिनल वगैरह को भी सॉल्व करने में, क्रिमिनल वगैरह जो केस होते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग जाने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जाने क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मेरे ख्याल से समझ आया होगा, जहां पर से भी क्वेश्चन आना रहता है उसको हम लोग जानते हैं। लेकिन देखो मैं एक चीज यहाँ पर ये बता रहा हूँ, एक और चीज जानना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो हम करते हैं, तो उसमें सिर्फ डीएनए के बारे में नहीं, तो डीएनए के अलावा आरएनए भी होती है, उन सब के बारे में भी जानते हैं हम लोग थोड़ा से। तो डीएनए को जब हम नाइलॉन मेम्ब्रेन में शिफ्ट करते हैं, नाइलॉन मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है जिसमें ऐसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। दूसरा होता है आरएनए, तो आरएनए का भी जानना है। तो आरएनए को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलेंगे। जैसे हम लोग इसको नायलॉन मेम्ब्रेन में हम शिफ्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। और तीसरा जो होती है प्रोटीन जो रहती है, इसके लिए यदि हम रिसर्च करेंगे प्रोटीन में, तो प्रोटीन को नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज करके, तो इसको हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, एक ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर हम जानते हैं डीएनए से क्या बनती है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। ये सब चीज हम जानते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, सन की वाइफ से याद रख सकते हैं। मतलब ये है कि सन डीएनए से क्या है, मतलब डीएनए में डीएनए को करेंगे तो क्या बोलेंगे? साउदर्न ब्लॉटिंग।
आरएनए को करेंगे सन की ऑन, ऑन एन का मतलब है यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न, और वाइप का मतलब डब्ल्यू क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। इसको है ना, इसको यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर लेना है, साउदर्न नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ये, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, साउदर्न ब्लॉटिंग है ना, और उसके बाद में क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो इसको भी याद रखना, डीएनए आरएनए और प्रोटीन में अलग अलग होती है, तो इन सबको याद रखना है, ठीक है। और इन सब का यदि हमें पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर से हमें मैसेज करके में ले सकते हैं, यहाँ से नेट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि और भी नीट से रिलेटेड जो वीडियोस है आपको फ्री में मिलता रहे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।